हॉस्पिटल में बोलना फिर मैं अपने बड़े भाई को कह रहा हूं तो अपने रो रहे इसने फोन चोरी करा था ये हो गया था ना 25वां। ओए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अरे वो कर लेगा सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25 भाई देखिए प्लीज बोलिए मत कोई। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? ठीक है देखिए, स्टेट द बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, स्टेट द बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है, फॉर डिफाइनिंग स्टेशनरी ऑर्बिट, हाउ डज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन दिस स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए बोर ने क्या कहा था? बोर ने कहा था भैया कि कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, ये एटम है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में घूमेगा तो उसके द्वारा इस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस क्या है? 2 पाई आर। क्या होगा? 2 पाई आर। अगर ये रेडियस पहले ऑर्बिट की है तो इसमें केवल एक वेव बनेगी। कितनी बनेगी? एक वेव बनेगी। क्या बनेगी? कौन सी वेव? मैटर वेव, ठीक है, मैटर वेव एक बनेगी। एक वेव का मतलब होता है लैम्डा। क्या होता है? अच्छा, अगर मान लीजिए दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में घूम रहा है, इसकी रेडियस क्या है? R2 है। क्या है? R2। तो इसमें जो इसका जो सरकमफेरेंस रहेगा 2 पाई R2, वो किसके बराबर होगा? 2 लैम्डा के बराबर होगा। क्या होगा? तो इन्होंने बोला भैया कि अगर मान लीजिए मैं nth ऑर्बिट में चले जाऊं, क्या जाऊं, तो उसका जो सरकमफेरेंस रहेगा 2 पाई R, तो उसमें n लैम्डा के बराबर आएगा। यही है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये बोर है? अरे यार ये तो डी ब्रोगली आ गया, डी ब्रोगली हो गया, डी ब्रोगली क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है भैया, कि जो सरकमफेरेंस होता है किसका? ऑर्बिट का, वो हमेशा किसके बराबर होता है? एन लैम्डा के। पहला ऑर्बिट होगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है, दूसरा ऑर्बिट होगा, समझ गया। अब देखिए बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन पे आते हैं, ठीक है। तो बोर क्वांटाइजेशन, भाई बोलिए मत प्लीज यार। बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन कहती है भैया कि एमबीआर जो होता है वो NH अपॉन में 2 पाई के बराबर होगा। मैंने आपको बताया था अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, किसमें है, तो उसका जो मास वेलोसिटी पहले ऑर्बिट में, रेडियस पहले ऑर्बिट में होगी, उसके बराबर होगा 2 पाई के। उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 1h2 और 2 पाई के। अगर दूसरा ऑर्बिट होगा तो mv2r2 इक्वल्स में क्या होगा? 2h अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। तीसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? mv3r3 बराबर इक्वल्स में 3h अपॉन में 2 पाई। जौन सा भी ऑर्बिट होगा, ठीक है, उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो क्या होगा? समझ गए? NH मतलब उसके बराबर होगा। यही है डी ब्रोगली की क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट। हाउ डज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द स्टेशनरी ऑर्बिट? ठीक है, अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कैसे बता दी? तो डी ब्रोगली बोल रहा है भैया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में है, घूम रहा है, तो उस ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस रहेगा उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा वेव बनाई गई वेवलेंथ के क्या होगा? बराबर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो उसकी वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट का है, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो वेव बनाएगा उसकी जो वेवलेंथ रहेगी क्या होगा? वो उसके पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो ऑर्बिट का सरकमफेरेंस रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाई गई वेव की वेवलेंथ के बराबर रहेगा। दूसरे ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके उसमें जो भी वेव बनाएगा उस वेव का जो लेंथ होगी उस ऑर्बिट के सरकम। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। और ये क्या है? डी ब्रोगली ने बोला था सरकमफेरेंस इक्वल्स टू में वेवलेंथ, ठीक है, और बोर ने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू में NH अपॉन में 2 पाई। समझ गए? ये दोनों स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए थे। बस दोनों का बोलने का तरीका क्या था? अलग था। दोनों एक दूसरे से ड्राइव हो जाएंगे, अभी करके दिखा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, दोनों एक दूसरे से ड्राइव हो सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए या तो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन में 2 पाई के बराबर चाहिए, या स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए उस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस वहां पर बनाई गई वेव की वेवलेंथ के बराबर आना चाहिए। समझ गए भैया? अब इससे ड्राइव कर देते, चलो भैया देखते हैं, इससे ड्राइव कर देता हूं, ठीक है। तो 2 पाई आर, ये वाली ये ड्राइव कर दूं, देखो 2 पाई आर एन, और एक एन लैम्डा क्या होता है? H अपॉन में mv। अबे मैटर वेव में याद है डी ब्रोगली वेवलेंथ H अपॉन में mv। तो भैया देखिए ये mv को एक साथ में लिखो, mvrn इक्वल्स में क्या हुआ? NH अपॉन में 2 पाई। आ गया? वही चीज तो है।
तो डी ब्रोगली ने क्या बोला भैया स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए कि उस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस क्या होगा भैया NH अपॉन में 2 पाई के बराबर आएगा NH अपॉन डी। कितने बोला डी ब्रोगली ने बोला उस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस एन लैम्डा के बराबर आएगा और डी बोर ने बोला उस ऑर्बिट का एंगुलर उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन में समझ गया ये ध्यान। फिर क्या कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द थ्री वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 फ्रॉम द एनर्जी लेवल डायग्राम एज शोन इन द फिगर। कह रहा भैया इन तीनों में रिलेशन बताइए क्या हुआ। ठीक है अब देखिए ये ए है क्या ये दिख रहा है कह रहा फाइंड द रिलेशन इन बिटवीन थ्री वेव्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 फ्रॉम द एनर्जी लेवल डायग्राम एज शोन इन द फिगर। एनर्जी लेवल डायग्राम में आपकी 3 वेव बनी हुई है। ये क्या है भैया पहला ऑर्बिट है, ये पहली वेव है, ये तीसरी वेव है और ये क्या है दूसरी वेव है। ठीक है हाँ अब ये ऑर्बिट भी रखा है क्या देखिए एक मिनट ऑर्बिट दिखाना बुक दिखाना खुला है N1 N2 इधर रखा है क्या ये दिखा नहीं है इसमें का ये निकाल वाला और वो निकाल यहाँ पे ऑर्बिट नहीं रखी है ऑर्बिट का नंबर ए बी और सी दे रखा है ध्यान दीजिए भी ए बी और सी दे रखा है। ये वाला अगर मैं लैम्डा 1 की बात करूं तो लैम्डा 1 कब बन रहा है जब इलेक्ट्रॉन सी से बी पे आ रहा है। कहां पे आ रहा है अच्छा नीचे वाली क्या है सारी ग्राउंड स्टेट है ये क्या है ग्राउंड स्टेट है। ठीक है तो हायर स्टेट से कहां आ रहा है ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है। ठीक है भैया बी से कब आ रहा है बी से कहां पे आ रहा है अगर मैं लैम्डा 1 की बात करूं तो कहां आ रहा है बी से सी पे आ रहा है। ध्यान दीजिएगा भैया कहां की एनर्जी ज्यादा होगी बी की एनर्जी ज्यादा होगी सी की एनर्जी ज्यादा होगी बताओ सी से बी पे आ रहा है यार लिख दे यार सी से बी पे आ रहा है कहां की एनर्जी होगी ज्यादा होगी तो सी क्या होगी एक्साइटेड स्टेट और ये क्या होगी ग्राउंड स्टेट। ये क्या होगी तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है कम होती है। तो सी की एनर्जी ज्यादा बी की एनर्जी कम। तो एनर्जी ऑफ सी माइनस एनर्जी ऑफ बी बराबर में क्या होगा एच न्यू होगा। रेडिएटेड एनर्जी क्या होता है एच न्यू के बराबर होता है। न्यू क्या होता है सी अपॉन में लैम्डा कौन सा लैम्डा लैम्डा 1। ठीक है ये होगी पहली इक्वेशन। ठीक है दूसरा अब मैं बात करूं लैम्डा 2 की लैम्डा 2 का बन रहा है जब बी से कहां पे आ रहा है आदित्य देख ले भाई क्वेश्चन आता है वाला पहले बता रहा हूं बी से पे तो ई से बी से ए पे आ रहा है ए क्या है ग्राउंड स्टेट है बी क्या है एक्साइटेड स्टेट है यानी बी की एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी ए की क्या होगी कम होगी दोनों का डिफरेंस क्या होगा एच न्यू के बराबर होगा। एच न्यू क्या होता है सी अपॉन में लैम्डा 2 के बराबर आएगा क्या आएगा। ठीक है अच्छा अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है सी से ए पे तो एनर्जी ऑफ सी ज्यादा होगी ए की एनर्जी क्या होगी कम होगी दोनों को माइनस कर दीजिए तो एच न्यू हो गया एच न्यू हो गया एच न्यू की वैल्यू क्या होगी सी अपॉन में लैम्डा 3। अब हमें किसके बीच में रिलेशन निकालना लैम्डा 1 लैम्डा। अब देखिए क्या करना क्या आपको किसी एक की वैल्यू देखिए यहां पर हम किसी एक को सॉल्व करके एक काम करते हैं मैं ईसी की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है जब मैं ईसी की वैल्यू निकालूंगा किसके टर्म में एच सी लैम्डा ईबी की टर्म में तो ईसी की जहां पर दूसरी जगह पर ईसी होगा वहां पे पुट कर दूंगा। ठीक है फिर डबल वेरिएबल आपको याद है ना वेरिएबल से दो वेरिएबल सिस्टम अभी तो हम तीनों को सॉल्व नहीं कर सकते अभी। ठीक है तीनों को भी सॉल्व नहीं कर सकते तो इसलिए पहले काम करो इसको एक दो वेरिएबल में दो इक्वेशन में कन्वर्ट करो। ठीक है दो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया ईसी की वैल्यू निकाल लिया। ईसी की वैल्यू क्या होगी एच सी लैम्डा 1 प्लस ईबी। अब ये सी की वैल्यू क्या करो इसमें पुट कर दो क्या आ जाएगा एच सी लैम्डा 1 प्लस ईबी माइनस ई ए एच सी लैम्डा 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है अब इसको ना उधर की साइड में ले जाओ इसको उधर की साइड में तो ई बी ई बी माइनस सी ए। अच्छा ठीक है हो गया। ठीक है
तो ये हो जाएगा EB माइनस EA इक्वल्स में क्या होगा, ये देखिए इधर जाएगा तो क्या होगा, HC कॉमन आएगा, क्या होगा लैम्डा 1 बाय में लैम्डा 3 माइनस और प्लस प्लस आएगा ना, माइनस माइनस लैम्डा 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, लैम्डा 1 है, 1 आएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू ये आ रखी है और इसी की वैल्यू ये आ रखी है, तो दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो HC 1 बाय में लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 1, 1 है ना 2 है, 1 है, बराबर में क्या होगा HC अपॉन में लैम्डा, HC से HC क्या हुआ, कैंसिल हो गया, आ गया तीनों के बीच में रिलेशन, 1 बाय में लैम्डा 3, 1 बाय में लैम्डा 1 बराबर में 1 बाय में लैम्डा 2 आ गया। ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ू, ऐसी ऑर्बिट में भी नंबर दिया होगा 1 2 3 दिया होगा तो कर लोगे ना ऐसी, तब EA EB की जगह पे वो यूज होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है 26, इन अ टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन, ये और ये एनर्जी निकली है, आल थ्रू द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज कंजर्व येट एनर्जी इज रिलीज, हाउ एक्सप्लेन। सुन लीजिए क्या कह रहा है कि भैया ये देखिए कितना है H12 मिलके क्या हुआ हीलियम 3, और साथ में क्या निकल रहा है, एक न्यूट्रॉन, क्या निकल रहा है न्यूट्रॉन, और साथ में एनर्जी भी निकल रही है। कैसे हुआ ये, तो भैया देखिए अगर मैं बात करूं H12 तो बन रहा है हीलियम 2 3 और न्यूट्रॉन निकला, लेकिन आपको एक बता दूं यहां पे कह रहा है कि भैया जब सारे न्यूट्रॉन की संख्या फिक्स है, जितने न्यूट्रॉन पहले थे न्यूक्लियन पहले थे उतने न्यूक्लियन तो अब भी पीएन देखो 4 न्यूक्लियन, 4 ही तो न्यूक्लियन है, इधर 2 और 2, इधर कितने हैं 3 और 1, देखो ये कितने देखिए 2 और 2 कितने न्यूक्लियन हो गए 4, 3 और 1 न्यूक्लियन ये रहा, तो क्या हुआ 4, कह रहा है न्यूक्लियन की संख्या फिक्स है फिर भी एनर्जी निकल रही है, क्यों। देखिए भैया सुन लीजिए, आपको बताता हूं, ये दोनों क्या है भैया लेस स्टेबल है, क्या है ये लेस स्टेबल है, कंबाइन करने से बनता है हीलियम, इसे कहते हैं फ्यूजन, क्या कहते हैं फ्यूजन। अब आपको बता दूं तो जब हीलियम हीलियम ये दोनों मिलते हैं और बनती है ये बनता है, तो इसका मास जो होता है इसका कंपैरेटिवली, देखिए न्यूक्लियन की संख्या तो फिक्स है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मास डिफेक्ट क्या आता है। ठीक है, अगर मैं इसका मास, अगर मास अभी तो ये मास नंबर है, अगर मैं मास डिफेक्ट की बात करूं ना तो मास डिफेक्ट इनके पूरे के अंदर आएगा। ठीक है, यहां का मास क्या होता है ज्यादा होता है और यहां का मास क्या होता है कम होता है, जो मास डिफरेंस आता है वही क्या होता है एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। ये कह रहे हैं न्यूक्लियन की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियन की संख्या से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए भैया न्यूक्लियन की संख्या से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहां पे जो कुल कितना मास है, जो भी मास होगा यहां के मास से क्या होगा ज्यादा रहेगा, और जो ज्यादा मास जो डिफरेंस आया वही क्या हुआ एनर्जी की फॉर्म में क्या निकला है बाहर निकला है। ठीक है, न्यूक्लियन की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियन के खुद के अंदर मास डिफेक्ट आता है। ठीक है, और उसी मास डिफेक्ट की वजह से ये एनर्जी आपकी निकल रही है। ठीक है भैया, ड्यू टू मास डिफेक्ट। ठीक है, अब देखिए शो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी गिवन मास इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये तो कर लोगे भैया, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, मास क्या होता है ये क्या है न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का मास कैसे आएगा, तो न्यूक्लियन की संख्या इनटू में एक न्यूक्लियन का मास, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ए एम 4/3 पाई आर क्या होता है आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब, याद है नहीं याद है, आर की वैल्यू तो यही होती थी ना, तो ये हो जाएगा आपका ए एम 4/3 पाई आर नॉट क्यू ए से क्या हुआ कैंसिल हो गया, एम 4/3 पाई आर नॉट क्यू, ये पूरी की टर्म क्या है कांस्टेंट है, इसलिए हर न्यूक्लियस का मास क्या होता है भैया कांस्टेंट ही रहता है। समझ गया भाई, समझ गया, आगे बढ़ते हैं। यूज द किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन द करंट, देखिए यूज द किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन द करंट I1 और I2, कर लोगे भैया, देखिए सुन लीजिए, देखिए 80 वोल्ट 20 और बस ये ठीक है, तो यहां से निकाल दीजिए I1 कर, अच्छा I1 I2 निकले ना, यहां से कितना निकला I3 और यहां क्या गया I1, देखिए
सर्किट डायग्राम तो दे ही रखा है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखना कि I1 किसके बराबर होगा, अगर यहाँ से I3 निकालना हो, I2 इसके अंदर चला गया, देखिए ऐसे हो रहा है ये, ठीक है। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, I1 की ना, बाद में करना भैया। यहां से कितना करंट निकला, I1, वो I1 इधर गया, अगर मैं I3 भेजता हूं, मैं कंफ्यूज की बात नहीं हो रही, मामला यहाँ पे गड़बड़ा रहा है ना, ये देख देख यहां से करंट आकर के, यानी I3 जो है ना तेरा, I3 उसमें I2 जुड़ा हुआ है और I1 नहीं जुड़ा हुआ उसमें। अच्छा I1 जुड़ा हुआ है, सही कह रहा हूं, I1 जुड़ा हुआ है। हाँ, अब हो गया, ठीक है। ये देखो I1 I2 इधर आ रहा है, I1 इधर आ रहा है, तो इधर क्या होगा, I3 किसका बराबर होगा, I1 प्लस I2 के, ठीक है। भी ये दे रखा है, वैसे मैं ऐसे नहीं करता रिजोल्यूशन, मैं इस तरीके से नहीं करता, लेकिन इन्हें दे रखा तो हमें करना ही ऐसी है। यहां से गया, अब फिर वापस चला गया, आ गया I1 ऊपर चला गया और I2 वापसी नीचे आ गया। लूप ले लीजिए, लूप ले, टेकिंग लूप, टेकिंग लूप, कौन सा लूप लो भैया, नाउ A B C D E F, तो A B C D A B C D A, इक्वेशन बताओ, ए से बी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बी से सी की तरफ जा रहा हूं तो भैया करंट कितना, बी से सी में करंट भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूं, तो कितना आएगा 30 I1, 30 पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगी। सी से डी की तरफ गया, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डी से ए पे आया तो बैटरी का नेगेटिव आ रहा है, बैटरी का नेगेटिव आएगा तो भैया ध्यान रखना क्या होगा, -20 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद बैटरी रेजिस्टेंस आ गया, कितना करंट गया, I3, I3 की वैल्यू क्या, I1 प्लस, तो क्या होगा 20 I1 प्लस I2 बराबर में क्या गया 0, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई। नीचे वाला लूप ले लीजिए, टेकिंग लूप क्या है, FADEF, ये लूप लीजिए। तो F से A की तरफ जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब A से D की तरफ गए तो करंट आपके इधर आ रहा है, आप इधर जा रहे हो, -20 I1 प्लस I2, बैटरी का कॉन्सेंट्रेट मिलेगा पॉजिटिव, तो 20 वोल्ट लिख दीजिए। फिर उसके बाद कहां से गए, डी से ई की तरफ, कुछ भी नहीं है। फिर ई से कहां गए, एफ की तरफ, ई से एफ की तरफ करंट इधर आ रहा था, -20 I2, बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है तो 80 बराबर में क्या है 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, I1 की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, समझ गया, कर लोगे। आगे बढ़ू, ये सब बोर्ड मटेरियल से पेपर बनेगा क्या, भाई ऐसा कुछ क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, आंसर द क्वेश्चन एट दैट फ्लो, ठीक है भैया। ये पैराग्राफ वगैरह नहीं पढ़ता, ठीक है, चलो सीधा कर ले यार, जो करा रहा हूं अभी। कॉज द चार्जिंग, ठीक है। द कॉज ऑफ चार्जिंग क्यों होता है, चार्जिंग क्यों होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आता है तो क्या होता है, चार्जिंग होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन ना, दैट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही बात है, नॉन ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है भैया, बी ऑप्शन ठीक है इसका। कह रहा भैया पिक द करेक्ट आंसर स्टेटमेंट, द ग्लास रोड गिव द प्रोटॉन सिल्क, ये भैया ये तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, देख लेना वहां से, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही कि ग्लास रोड प्रोटॉन देती है, सिल्क रोड लेती है, ऐसा, ठीक है। ये नॉलेज बेस्ड है, मतलब कि वो लिखा हुआ है, ठीक है वहां पे, ये कोई इसमें दिमाग नहीं होना। ये 10 का टॉपिक है, सिल्क रोड वाला, वो इससे तो 4 मीटर से ऊपर हो गया। देखिए भैया, देखिए ठीक है। अगला क्या कह रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन आर, इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ईच 1.5, भाई प्लीज बोलिए मत, ठीक है, फ्रॉम प्रोटॉन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स दे विल एक्सर्टेड बाय प्रोटॉन, एक ही बात है भैया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से इतनी दूरी पर है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम रहेगा, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹, Q1 क्या है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो भी ही रहेगा, Q2 क्या है प्रोटॉन पे चार्ज, वो भी क्या रहेगा, ही रहेगा, दोनों के बीच की दूरी देखिए, यहाँ से निकाल लेना, हो गया आंसर। A charge is property associated with the matter due to which it produces an experience electric effect, magnitude magnetic effect, both electric and magnetic effect, none of this। देखिए भैया क्या कह रहा है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है,
तो चार्ज प्रॉपर्टी होती है जिससे हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, नहीं ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए भैया, लेकिन अगर चार्ज एक्सिलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों आएगा, ठीक है। अगर चार्ज केवल रेस्ट में है, ठीक है, तो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, समझ गया। लिखा हुआ है द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द कॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, आंसर दो, ठीक है भैया। ये है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ठीक है भैया, ठीक है। ये ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए आता है इसका, हाँ सिलेबस में डायग्राम है इसका, और एडवांटेज है, डेरिवेशन नहीं आती इसकी, डेरिवेशन नहीं तो क्या आएगी, देखिए अबे रिफ्लेक्टिंग की मतलब ये वाला जो है ना, ये मिरर वाला बेस्ड वाला है, जो मैंने अभी करा इससे पहले वो तो लेंस बेस्ड था, उसकी डेरिवेशन भी है, सब कुछ है, न्यूमेरिकल भी है। इसका जो है केवल डायग्राम होगा। कल्लू ठीक है, आगे बढ़ू, कह रहे भैया व्हेन अ telescope is in normal adjustment, the distance of the objective from eyepiece found to be 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव और आईपीएस के बीच में दूरी कितनी है, एल, दोनों लेंस के बीच की दूरी जो है। The magnifying power of the lens is normal adjustment is 24. The focal length of the lenses are, इनकी फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ। देखिए भैया, नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर का होता है एफओ अपॉन में एफई, तो एफओ अपॉन में एफई की वैल्यू क्या रखी है आपको, 24 क्या रखी है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में ही ऑब्जेक्टिव और आईपीएस की दूरी क्या होती है, एफओ प्लस एफई भी पीछे कराया था, वो क्या रखी है भैया 100। तो यहां से एफ किसी एक की वैल्यू निकाल लो, यहां पे डाल दो ना, एफ और एफ दोनों की वैल्यू निकल आएगी, समझ गया। देखिए मैग्निफिकेशन आपको 24 दे रखा है, वो एफ ओ में एफ के बराबर होता है, दोनों लेंस के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर रखी है, वो एफ ई प्लस एफ ओ के बराबर आती है। फिर आपको किसी एक मतलब एफ ओ और एफ की वैल्यू निकालनी है, समझ गया। आगे बढ़े, लिखा हुआ है फोकल लेंथ, the focal length of lens of astronomical telescope is 50 सेंटीमीटर की पास, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसकी फोकल लेंथ कितनी रखी भैया, ऑब्जेक्टिव की 50 है, आईपीएस की 5 है। द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म टू बी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, तो कह रहा है भैया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर आपकी इमेज बन रही है, दोनों मतलब एल की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है भैया, आपको एल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए भैया एल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सुन लीजिए, अब तू पहले 2 मार्क्स वाले तो कर ले, पहले 5 मार्क्स का क्या करेगा तू, अब वो 5 भी एक लिखा था मैंने, नहीं इसको रुक गया डिफो यार, ये एडजस्टमेंट लीस्ट डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन, अरे भाई ये एक मिनट भाई यार, अरे मच्छी पढ़ नहीं रहा है, वो बताया कैसे, ट्यूशन के बच्चे पढ़ते देखिए इसका आंसर 55 रखा है क्या, गलत है। फिर अगर ये 55 आंसर होगा तो गलत है क्वेश्चन, अगर आंसर 55 होगा तो गलत है क्वेश्चन, नहीं जुबान में सेट कर रहा है क्या, दिखा, आधा घंटा लग रहा था ढूंढने में, सर के आगे बड़े बड़ों के बचपन नहीं है। देखिए भैया सुन लीजिए, भाई बोल मत यार, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा आएगा, ठीक है भैया। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है,
फाइनल इमेज कौन बनाता है? आई पीस। आई पीस वो कहां बन रही है? 25 पे, ठीक है, सेंटीमीटर पे। इसकी फोकल लेंथ कितनी आई पीस की? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? अब इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लोगे? निकाल लोगे? 1 बाय में एफ ई बराबर में 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में यूई। यूई आ गया? आ गया, ठीक है। अपने को पता है नियर बाय एडजस्टमेंट में, नियर बाय एडजस्टमेंट टेलीस्कोप में जो दोनों लेंस के बीच की दूरी होती है वो एफओ प्लस यूई होती है। अभी पीछे मैंने कराया था टेलीस्कोप केस में। तो एफओ तो अपना कहते रखा भैया 50 और यूई क्या है भैया? 1 बाय में, समझ गए भैया? यूई यूई जोड़ दो, कर लोगे? आ जाएगा। अब आई पीस का देखा ना, आई पीस फाइनल में 25 बना रहा है, फोकल लेंथ रखी है, यूई निकाल लिया। अब यूई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आ गया, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखिए देखिए डायग्राम किसका दे रखा है उसमें, और इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। और क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है? सब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का। मतलब पैराग्राफ किसी काम का नहीं होता, ध्यान रखना, पढ़ के टाइम खराब होगा, ठीक है। देखिए कह रहे भैया जेट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी हैव ऑब्जेक्टिव लेंस कितना भैया? 15 मीटर का। आई पीस की फोकल लेंथ क्या? 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप? टेलीस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी? एफ ओ पॉन में एफ ई 1500 आंसर होगा। देखिए बी 1500 है, 1500 है क्या? फिर अभी तो मैं तुम्हें अपना हाँ? पैसा देने भेज दूंगा। लेकिन एक चीज भी तो, ये भी तो देखो, लेकिन यार पलट गए थे, पलट गए थे। मैं ये कह रहा हूँ ना, फिर तो गलत हो जाता क्वेश्चन। मैं ये बोला था फिर तो गलत हो जाता, पता क्यों? अबे कुछ नहीं है। अगर मैं जाइंट ऑब्जर्वेटरी की बात करूं, जाइंट, सुन लीजिए, जाइंट ऑब्जर्वेटरी बोलते के साथ इसका मतलब है कि ये वो टेलीस्कोप है जो बहुत दूर दूर की चीजों को, ब्रह्मांड की चीजों को देखने काम में आता है। अब इसका मतलब जो जितनी भी चीजें होंगी वो सब क्या होंगी? इंफिनिटी पे होंगी। कहां पे होंगी? समझ गया? उन चीजों को देखने काम में आता है। और इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो एफओ अपॉन में क्या होता है? एफ ई होता है। क्या होता है? फोकल लेंथ क्या ऑब्जेक्टिव की? 15 मीटर, क्या है? और आई पीस की कितनी है? 1 सेंटीमीटर, क्या है? 15 मीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 10 की पावर माइनस 200 मीटर, ये हो गया 1500 आंसर आ गया। भैया दूरबीन में कौन सी लेंस होती है? दूरबीन भैया बास्केट हो यार, मेले वाले की बात नहीं कर रहा तू, मेले में और छोटी वाली प्लास्टिक की आती है। पापा तो पंखा मिला है 1300 रुपए का। देखिए भैया, देखिए कह रहा है एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 मीटर एंड आई पीस ऑफ देन मैग्निफिकेशन क्या होगी इसकी भैया? तो 20 मीटर डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, 2000, 1000 आंसर है इसका। यही है, ऑल ऑफ दिस ही होगा। इमेज कैसी बनेगी? अब सुन तो ले, मैंने ऊपर वाला लिखा, अभी मुझे पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं कि आगे भी लिखा हुआ है इसका ऑप्शन, ठीक है, पहले मिल गया सही। अब सुन लीजिए ऐसा क्यों? द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज 20.2 मीटर, क्योंकि हमें पता भैया एल क्या होता है? एफओ प्लस एफ ई। एफओ क्या है भैया? 20, एफ ई क्या है? 2 सेंटीमीटर है, मीटर को मैं कन्वर्ट करूं तो 0.02, तो आएगा भैया, ठीक है। इमेज क्या होती है? रियल बनती है इसमें, ठीक है, नियर नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो कैसी बनती है? इन्वर्टेड और रियल, ठीक है, और ऑल ऑफ दिस, ठीक है, हो गया। क्या कह रहा है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैज द लार्ज मिरर, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैज अ लार्ज मिरर ऑफ ऑब्जेक्टिव विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, देन मैग्नीफाइंग पावर, भैया इसकी भी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है भैया? एफओ अपॉन में एफ ई होती है। रिफ्लेक्टिंग हो चाहे रिफ्रैक्टिंग हो, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? एफओ अपॉन में एफ ई होगी। कर लेना। कह रहा भैया डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया थ्रू विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पास। ठीक है भैया। दूसरा कह रहा है ये स्केलर होती है वेक्टर, तो ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अ पॉइंट चार्ज क्यूब आई में 2 इतने रखा हुआ है। ठीक है भैया। तो कह रहा है इस फेस से फ्लक्स कितना होगा? तो पहले मान लीजिए पूरे का पूरा क्यूब था, तो पूरे क्यूब से फ्लक्स क्या होगा? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। लेकिन मुझे केवल एक फेस से निकालना, तो क्या होगा? ठीक है। क्या कह रहा है? यूज द गॉस लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। हो गया, स्क्वायर से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। ठीक है। If the point charge is now moved to the distance d from the center of the square, ठीक है, then the square side of the square is doubled. Explain how the electric flux will be affected. Remain same होगा, देखिए आंसर इसका, फ्लक्स रिमेन सेम, क्योंकि भैया साइड पे डिपेंड नहीं करता, साइड कुछ भी हो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? सेम रहेगी। फ्लक्स क्यू अपॉन में एप्सिलॉन होता है ना, ठीक है, साइड नहीं आ रहा इसमें कुछ भी। आगे बढ़ते हैं भैया। use Gauss law derive the expression for electric field due to the straight uniform, ठीक है, इनफाइनाइट वायर। मैंने बताया था भैया गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। ये इनफाइनाइट वायर है, लेकिन मैंने इसकी फाइनाइट लेंथ कोई क्या रही है, इसके अंदर एनक्लोज कर रखा है। ठीक है भैया, भाई बोलिए मत। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी बाहर, इसके क्रॉस सेक्शन से नहीं आएंगी, केवल किससे आएंगे? सीएसए से। किससे रहेंगी? तो सीएसए पे ही फ्लक्स होगा, इसका क्रॉस सेक्शन में कोई फ्लक्स नहीं रहेगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, और इसके अंदर मान लीजिए इसके पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? लैम्डा। आपने कितनी लेंथ ले रखी है? एल, तो कुल चार्ज कितना होगा? लैम्डा एल। क्या होगा? एक यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है, एल लेंथ पर कितना चार्ज होगा? लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एरिया क्या होगा? सीएसए एरिया क्या होता है? 4 पाई आर एल, 4 पाई लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या होगा? कैंसिल हो गया, आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एल होता है। ये हो गया। ठीक है, चलो भैया, ठीक है, अभी तो मेरे हो गया टाइम, ऐसे हो गया। ठीक है, 10 मिनट से ज्यादा है।